हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गोयल। और आज के लेक्चर में अपन मॉडर्न फिजिक्स और पर्टिकुलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आइडिया है हमारे फोटोन। ठीक है, जो लाइट है, ठीक है ना, जो हमारे पास लाइट होती है उस लाइट का डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर होता है मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है, और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो लाइट जिन केसेस में पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी उन लाइट के पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोटॉन। ठीक है, तो जब भी लाइट हमारे पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो उस लाइट के पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? उस लाइट के पार्टिकल को हम बोलते हैं फोटॉन। ठीक है, अब फोटॉन की जो एनर्जी है वो इतनी होती है h इंटू न्यू के बराबर या फिर एच सी बाय लैम्डा के बराबर। ठीक है, फोटॉन की जो एनर्जी है वो कितनी होती है? एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा के बराबर। ठीक है, यहाँ पर ये होती है फ्रीक्वेंसी, ये होती है वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा, जब आप किसी भी फोटोन की एनर्जी को इस तरीके से लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो h होता है इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब ये आप लेक्चर देख रहे हो तो आप इसके साथ नोट्स पे लिखते चलो। ठीक है, अब देखिए आपके पास फोटोन की एनर्जी के ये दो फॉर्मूले तो है ही, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें अगर फोटोन की जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रम में दे रखी है तो हम इस फॉर्मूले से एनर्जी निकालने के बजाय हम जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमें जब भी फोटोन की एनर्जी निकालना होगी तो फोटोन की एनर्जी हम लिख सकते हैं 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रम। ठीक है, अब जब हम इस फॉर्मूले से एनर्जी निकालते हैं तो फोटोन की एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, है ना। जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो फोटोन की एनर्जी किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल के साथ ये रिलेशन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल के साथ इस तरह का रिलेशन होता है। ठीक है, तो फोटोन के पास एनर्जी होती है, वो एनर्जी के फॉर्मूले हमने देख लिए। ठीक है, अब जो फोटोन होता है उस फोटोन के पास मोमेंटम भी होता है। फोटोन के पास क्या होता है? मोमेंटम भी होता है। ठीक है, अगर आपको फोटोन का मोमेंटम निकालना है तो कुछ नहीं करना है। फोटोन को मोमेंटम निकालने के लिए बस उसकी जो एनर्जी है उसको लाइट की स्पीड से डिवाइड कर दो, स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अगर आप फोटोन की एनर्जी को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करते हो तो आपको फोटोन का मोमेंटम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फोटोन के पास एनर्जी भी होती है, फोटोन के पास मोमेंटम भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हो एक बार। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? जब भी किसी मेटल प्लेट के ऊपर कुछ फोटॉन्स गिरते हैं, है ना, मेटल प्लेट के ऊपर क्या गिर रहे हैं? फोटॉन्स गिर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी मेटल प्लेट के ऊपर फोटॉन्स गिरते हैं तो उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर आना चालू हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी के, सूटेबल वेवलेंथ के फोटॉन्स मेटल की प्लेट के ऊपर गिरते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर आ जाते हैं। इसी चीज़ को अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब सिंपल सी बात है कि अगर फोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, ठीक है, तो बाहर आते समय इलेक्ट्रॉन कुछ अमाउंट में तो एनर्जी लॉस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो जब भी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो एक मिनिमम अमाउंट में एनर्जी तो लॉस होती ही है। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि लॉस होने ही वाली है
उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल की प्लेट से बाहर होते हैं, मेटल की प्लेट से इजेक्ट होते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है? उस प्रोसेस में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो लॉस होती ही है, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि जो वर्क फंक्शन है वो पूरी तरीके से मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड करेगा? पूरी तरीके से मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप फोटोन गिरा रहे थे, है ना, और आपकी प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे। ठीक है, अगर आप चाहते हो ना कि ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, ठीक है, तो आपके फोटोन की जो एनर्जी है, जो एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहे हो ना, फोटोन की जो एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उस फोटोन की एनर्जी, वो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। जब आपके फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, तभी जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो ये लिखिए आपकी फोटोन की एनर्जी, ये लिखा है वर्क फंक्शन। जब आपके फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी, तब जाके क्या हो पाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर फोटोन की एनर्जी कम हो गई तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलती है कि एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ठीक है, आपने इतनी एनर्जी इंसिडेंट कराई थी, ये फोटोन की एनर्जी थी ना, आपने इतनी एनर्जी इंसिडेंट कराई थी। जब आप इतनी एनर्जी इंसिडेंट कराओगे तो मिनिमम इतनी एनर्जी तो लॉस होगी होगी। ठीक है, तो आपने इतनी एनर्जी सप्लाई करी इलेक्ट्रॉन को, उसमें से मिनिमम इतनी एनर्जी लॉस हो गई, जो बची कुछ एनर्जी है दैट विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब आप फोटोन के थ्रू इतनी एनर्जी सप्लाई करोगे तो उस प्रोसेस में इतनी एनर्जी लॉस होगी, और बची कुछ जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगी। ठीक है, तो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ठीक है, अब वर्क फंक्शन के बारे में बात करते हैं। वर्क फंक्शन के बारे में मैंने अभी क्या बताया था कि जो वर्क फंक्शन है वो पूरी तरीके से आपकी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। वर्क फंक्शन क्या होती है? पूरी तरीके से मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब वर्क फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट या फिर एच सी बाय लैम्डा नॉट। यहाँ पर न्यू नॉट को अपन बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा नॉट को अपन बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो वर्क फंक्शन को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है, या जो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज़ रिलेटेड विद स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ई वी नॉट, है ना। इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको आप लिख सकते हो, उसके बदले में आप लिख सकते हो ई वी नॉट, जहाँ पर वी नॉट क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है भाई? अब देखो क्या है ना कि मेटल की प्लेट पे आपने फोटोन तो गिरा दिए थे, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर भी आ रहे थे। ठीक है, आप इन इन इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, आप इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहते हो? रोकना चाहते हो। इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो नेगेटिव वोल्टेज जिस पे सबसे ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए, वो नेगेटिव वोल्टेज जिस पे सबसे ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए, उस नेगेटिव वोल्टेज को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, फिर से एक बार समझना कि हम जब फोटॉन्स को मेटल की प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करा रहे थे तो क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे। इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर मुझे रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे सबसे ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए, उस नेगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। और जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से या इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इस तरीके से रिलेटेड होता है।